तो हिंदी को राजभाषा जो घोषित किया गया ना, वो तारीख था 14 सितंबर। कितने? 14 सितंबर 1949। कितने ईस्वी थे? 1949। ठीक है ना। आधिकारिक भाषा घोषित कर। आधिकारिक भाषा का मतलब सरकार के काम काज जिस लैंग्वेज में। हमारा राजभाषा है हिंदी, फिर भी हम लोग हिंदी को भूल रहे हैं। 14 तारीख को हम लोग हिंदी दिवस में इसलिए मना रहे हैं कि ताकि समझे कि हिंदी हमारी भाषा है, और हमारी हिंदी भाषा होते हुए भी हम लोग हिंदी को छोड़ रहे हैं। एक भाषा आके पूरी दुनिया में राज कर रही, जिसको नाम है इंग्लिश। क्या कहते हैं? इंग्लिश। याद रहे, इस पूरी दुनिया में हमारे हिंदी भाषा को तीसरा स्थान है। तीसरे पूरी दुनिया में 10 अरब आदमी है। जर्मनी का जो अपना लैंग्वेज है, फ्रांस का फ्रेंच है, तो फ्रेंच सीखना पड़ेगा। वहां पढ़ाई भी फ्रेंचे में होगा। जहां अगर मदर लैंग्वेज, राजभाषा माने नेशनल लैंग्वेज यानी राजभाषा जो भी हो, यानी कि इंग्लिश हो इंग्लिश, डच हो डच, यूनानी जो भी हो, या फ्रांच हो, या स्पेन का जो भी लैंग्वेज हो, वहीं के लैंग्वेज में वहां पढ़ाई भी होती है। आप बोलिएगा इंग्लिश में नहीं, जहाँ का इंग्लिश है वहां का इंग्लिश में होगा। इंग्लैंड का इंग्लिश है इंग्लिश में होगा, अमेरिका का इंग्लिश है लैंग्वेज भाषा इंग्लिश में होगा, लेकिन जहाँ का जो भाषा है उसी भाषा में होगी। उसे आप नहीं तोड़ सकते। है बाहर रुको, कौन है? उसको खोल दो। उधर उठक जाए, उधर हो थोड़ा, सबको सीट दो। हाँ, पूरी दुनिया में तो हिंदी दिवस मनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो 14 सितंबर 1953 से शुरुआत हुई। ठीक। विश्व भर में जो है ना 132 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग काम करते हैं या जाके रहते हैं, या कोई अब भारत मुल्क की है लेकिन वहां अपना सारा प्रॉपर्टी लेकर ही रहते हैं, फिर भी वो लोग वहां का लैंग्वेज को स्वीकार नहीं करके अपने लैंग्वेज को स्वीकार करके वहां का सारे काम काज करते हैं। और भारत का मूलतः आदमी हिंदी के लिए तबाह है। इस बार देखिए, इंडिया का नाम बदल के भारत किया गया। इंडिया जो है ना, इंडिया का नाम बदल के भारत किया गया। मोदी जी G20 सम्मेलन में इंडिया को जो है ना ऐसा कहा गया था कि जब G20 सम्मेलन होगा तो इंडिया का जो है ना नाम बदल के भारत ही रखा जाए। जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इंडिया बिटवीन भारत। इंडिया बिटवीन माने इंडिया मीन अथी, इंडिया मीन भारत, माने इंडिया क्या है? इंडिया को जो है ना भारत बना। इंडिया मीनिंग भारत, माने इंडिया का मतलब भारत ही हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? इंडिया मीन माने इंडिया मतलब भारत। उस लैंग्वेज में संविधान में लिखा है और उसको पढ़ा जाता है। और हम लोग भारत के लिए तबाह है, इंडिया के लिए तबाह है। किसके लिए? इंडिया के लिए। इस बार अगर नाम बदल रहे थे तो बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह करने की क्या जरूरी है? इंडिया नाम रखा गया था अंग्रेजों ने। इंडिया का मतलब था, उन लोग का उद्देश्य था, इंडियन का मतलब हरामी। वो लोग गलत दृष्टि से इंडिया नाम रख दिया था। हम लोग उसको अब इंडिया ले लेके भूख रहे हैं। और इंग्लिश में हमारे गांव घर में अगर कोई इंग्लिश में 4 लाइन बोल दिए, वाह बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है, इंग्लिश में बोल रहा है। उसका अभी का विद्यार्थी लोग भी इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं ना, जो 7-6 में है, वो अगर बोल रहे हैं, या LKG UKG में है, अगर इंग्लिश बोल रहा है तो माए बाप का जो है सीना चौड़ा हो रहा है, हमारा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। अरे जहाँ का है वहां का लैंग्वेज तो उसको आता ही नहीं है, तो इंग्लिश सीख के क्या करे? सरकार भी अब सोच रही है
कि जो भी कामकाज होती है पूरा हिंदी टू हिंदी हो, इंग्लिश ना हो। अभी भी हम लोग कुछ फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश में भरना पड़ता है, सारे फॉर्मेलिटी को हिंदी में किया जाए। पढ़ाई हो रही है मेडिकल साइंस का, उसको हिंदी में पढ़ाया जाए। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, इंग्लिश में कुछ बोल दिया, समझ में ना आया, पेशेंट भी ना समझा, खिस्सा खत्म, पता नहीं उसको क्या हुआ। कभी कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला है तो कोई समझा है? नहीं समझा है। लेकिन दूसरे देश में तब तक डॉक्टर समझाते हैं जब तक पेशेंट समझ ना जाए, और वहीं के लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में। हमारे कोर्ट में जाइए, जज इंग्लिश में बात करेगा, मुजरिम को पता ही नहीं है कि हमारा क्या सजा हुई, क्या हमारी दोस्त थी, सजा घोषित कर दी। तो जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जज साहब जो भी है, या कोई भी कोर्ट है, उस कोर्ट में सारे, जैसे तमिल आना चाहिए, ठीक है ना, अथी मलयालम आना चाहिए, गुजराती आना चाहिए, सब भाषा में समझाना चाहिए मुजरिम को, और उन्हें ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ हमने ये गलती की थी तो इनकी सजा मिली। उसको कोई ठोको मत, बाहर में रहो नहीं तो फिर पीटेंगे। तो बैठो ना, काय उठक बैठक करता है। अब देखिए, संविधान के 8वां अनुसूची, कितने अनुसूचियां पढ़ाए? 12 पढ़ाए। कितने पढ़ाए? 12। 12 अनुसूची में 8वें अनुसूची में इसका जो है ना 22 भाषा को रखी गई है। जिस समय हम पढ़ रहे थे 4th क्लास में, उस समय राजभाषा जो थे ना 8वें अनुसूची में डाली गई थी, वो 18 गो भाषा थे। कितने भाषा थे उस समय हम पढ़ रहे थे? अभी भी बहुत पुराना बुक है, यानी कि 2004-5 का बुक है। उस बुक में अभी भी लिखी हुई है कि 18 भाषा, भारत के 18 भाषा है राजभाषा, जो कि अब कितने हैं? 22 हो गए हैं। और इन्हीं 22 भाषा में सारे कामकाज होनी चाहिए, जिस क्षेत्र में जो भाषा अधिक बोलते हैं उसको। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है हिंदी को लेकर के हम लोग तबाह। अपने ही देश में हिंदी भाषी के साथ भेदभाव होते हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए, दक्षिण भारत में, वहां जाने के बाद हिंदी भाषी बोलने वाले के साथ व्यवहार, अभद्र रूप से व्यवहार किया जाता है, गलत बिहेव किया जाता है। महाराष्ट्र में जाइए, हिंदी भाषा वाले से गलत व्यवहार किया जाता है। अब नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। अभी भी होता है दक्षिण भारत में। और संविधान का जो है ना 17वां भाग है, 1955 में जो है ना भाषा गठन हुआ। क्या हुआ? 1955 में लैंग्वेज जो है ना राजभाषा गठन हुआ। और इसे जो है संविधान के 17वां भाग में रखा गया। इसको किस भाग में? संविधान के 17वां भाग जो होता है। कितने भाग पर आए? अभी कितने भाग है? 25। कितने भाग है संविधान के? शुरू में 22 भाग थे। कितने भाग थे? अभी कितने भाग हो गए हैं? 25 हो गए हैं। शुरू में 395 धाराएं थे, अभी कितने हो गए? 477 धाराएं हो चुकी हैं। ठीक है ना। अनुसूची कितनी है? 3 सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। सूची उतना ही है, सूची को आप नहीं बदल कुछ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा, क्योंकि स्तर इसी स्तर पर सरकारें चलती हैं, तो इन्हें ठीक है। सूचियां 8, अनुसूचियां 8 थी, अभी कितनी हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12। संविधान को संशोधन कर करके, मूल संविधान को हमने कुछ जो ढांचा है उसको नहीं कुछ कर सकते, आप उसे संशोधित करके एक अलग तरीका से अलग टॉपिक लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मूल है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझ रहे? तो
G20 सम्मेलन में क्या कर रहे थे मोदी जी? इंडिया को भारत बदले, इस पर बहुत सारे महाभारत शुरू होने वाला था भारत में। नेता लोग बोल रहा था ये ओ ये यू पता नहीं क्या है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना नहीं है, याद रहे। राजनीतिक पार्टी देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी है तो खराब नहीं है। अगर वहां अच्छा आदमी नहीं जाएगा ना राजनीतिक में, तो खराब आदमी पहुंचबे करेगा। ना समझ जनताएं हैं जो उस खराब को चुन लेते हैं। यदि खराब है तो क्यों चुनेंगे? जनता भी बड़ा होशियार है, माने कि अपने मूल कर्तव्य नहीं समझेगा, देश को रक्षा कैसे होगा, विकास कैसे होगा, ये समझदारी नहीं रहती है। अभी तो गांव घर में मुखिया को वोट लेने के लिए लोग दारू पी के वोट डाल देता है, मीट मछली खा के वोट डाल देता, पता नहीं जो दारू पिला दिया उसी को वोट दे देता है। 5,000 रुपया दे दिया, 10,000, 100, माने कि 1,000 रुपया पर भी किसी को वोट दे देता है। तो नतीजा क्या होता है? पंचायत 5 साल के लिए गर्त में चले जाते हैं जो पंचायत। जैसे अभी पढ़ाएंगे, एक दिन पढ़ा रहे थे ना, अभी लोग को हल्का पढ़ा रहे थे, पंचायत के काज पढ़ा रहे थे, फिर पढ़ाएंगे हम सीओ के बारे में, बीडीओ के बारे में। अभी सरकार ने निर्देश दिए हैं किसके बारे में? जमीन संबंधित सर्वे हो रहा है, इन सब के भी पढ़ाएंगे, सर्वे के बारे में पढ़ाएंगे, कौन सर्वे करता। तो 1955 में क्या हुआ? राजभाषा गठन हुआ। क्या हुआ? राजभाषा गठन हुआ। संविधान के 17वां भाग में राजभाषा को रखा गया। किस भाग में पूछेगा? संविधान के किस भाग में राजभाषा को रखा गया है? 17वां भाग में रखा गया है। किस भाग में? और संविधान के देखिए, संविधान के जो है ना 343 से लेकर के कितने से 343 से लेकर के 351 तक, कितने तक? 351 तक की जो सूची है, अनुसूची है ना, उस अनुसूची कहते, सॉरी, अनुच्छेद, आर्टिकल, क्या है? अनुच्छेद, आर्टिकल, उसमें राजभाषा नीति है कि किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें राजभाषा की नीति के बारे में चर्चा की गई, लिखी गई है कि राजभाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए, राजभाषा होना जरूरी है, नहीं तो आपस में लोग लड़ के मर जाएगा। कोई बोलेगा हमारा क्षेत्र का भाषा का प्रावधान होना चाहिए पूरे देश में, कोई बोलेगा हमारा भाषा क्षेत्र की भाषा का प्रावधान होनी चाहिए पूरे देश में। तो इसीलिए ये सब गलत। जैसे हम लोग मैथिली क्षेत्र में है, इस बार मैथिली क्षेत्र में बिहार एक राज्य है, उस राज्य को जो है क्षेत्र माने मैथिली राज्य घोषित करने के लिए, अलग करने के लिए कुछ महानुभाव सब अपना वर्चस्व जमा रहे थे। हम जब देखे ना एक पोस्टर पर कहीं जा रहे थे, तो मैथिली क्षेत्र राज्य का मांग के और बहुत सारे योग का इंसान सबके फोटे, आदमी सबके फोटे, और बोल रहा था कि यहाँ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, उसमें लिखी हुई थी। हम सोचे कि अगर बिहार में तो कुछ है नहीं, जब झारखंड अलग हो गया तो अब अलग करने पर बिहार में क्या बचेगा? मिथिला क्षेत्र बनाकर 4 गो जिला मिलके मिथिला क्षेत्र बन सकता है आपका। मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, बहुत से बहुत जाइएगा तो सीतामढ़ी, 5 से अधिकतम 6 जिला ले लीजिए, शायद इतने जिले मिल करके एक मिथिला राज्य बना के क्या करिएगा? इस राज्य में केवल जमीन के अंदर पानी मिलती है, कोई संसाधन है नहीं, राज्य का आय स्रोत भी होना चाहिए आमदनी का। तो कुछ भी डिमांड करने से पहले सोचना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से कि है ठीक कि नहीं, खनिज के हिसाब से कि मांग कर रहे हैं तो ठीक होगा कि नहीं हो। तो बिहार राज्य में से अलग एक मिथिला राज्य बना के क्या फायदा होने वाला? हमारे हिसाब से कुछ नहीं, बट हमसे भी अधिक विद्वान सब है, शायद उनके हिसाब से सही होता हो तो भाई उन्हें सलाम करते हैं, ये नहीं कि उन्हें काटते हैं। चलिए, तो हिंदी भाषा हम लोग याद रहे, हिंदी में ही बोलेंगे। किस में बोलेंगे? हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। ये नहीं कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। इंग्लिश क्या है? बोलना है, तो इंग्लिश बोलना हम आराम से सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवेश में जाइए इंग्लिश सीख लीजिए। सबॉर्डिनेट, हमें
इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश भाषा कभी हम पढ़े नहीं, इंग्लिश सीख लिए। अब इंग्लिश सीखे हैं, जहाँ जो लैंग्वेज प्रचलित है, जिस परिवेश में रहते वैसे ही बन के रहेंगे ना। हम लोग मैथिली क्षेत्र में रहता है, मैथिली क्षेत्र की भाषा अति सुंदर है, बहुत आदर्श के साथ बोला जाता है। तो ये नहीं हम बोलेंगे कि हिंदी भाषा खराब है, ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश भाषा खराब है। सब भाषा अपने अपने जगह पर ठीक है, बट याद रहे कि हमारा जो राज्य भाषा है उन्हें प्रधानता दी और उन्हीं भाषा में सारे काम करे। हमारे देश में जो है ना, इंग्लिश एक ऐसी बीमारी की तरह फैल रहा है, लोग के दिमाग में बैठ गई है कि समझो हटने ही होने वाला। इसीलिए इंग्लिश पढ़ना ठीक सीख है, बहुत ठीक है, अच्छा है, पढ़िए लिखिए, लेकिन अपनी राजभाषा को मत भूलिए, मातृभाषा को। इंग्लिश हिंदी की जो है ना, इस पूरी दुनिया में जो है ना, देखा जा रहा है तो अधिक संख्याएं बोलने तीसरा स्थान आता है। और उस भाषा की दुर्गति अपने ही देश में ऐसा है कि लोग नफरत करते हैं भाषा से। तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को किस तारीख? 14 सितंबर को हम लोग क्या मना लेते हैं? हिंदी दिवस। याद रहे हिंदी दिवस के बारे में, गांव घर में या अधिक दूर दूर तक किसी को उतने पता नहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ बातें हैं वहां अच्छी पता रहती, अच्छी समझ रहती। तो याद रहे हम लोग हिंदी भाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। और अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, और अपनी भाषाओं को बनाए रखेंगे। संविधान के जो है ना 22 भाषा 8वां अनुसूची में जोड़ी गई है, जिसमें से एक हिंदी भी है। बहुत सारे भाषाएं, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है ना, तेलुगु है, ये सारे भाषा सूची में डाला गया 8वां अनुसूची में, इन सारे भाषाओं को। और भाषा आयोग का गठन भी किया गया है, जिस के गठन के तहत भाषा गठन प्रथम गठन हुआ 1955 में, उसमें की गई है। अब संसद में जो है ना राजभाषा का जो गठन हुआ ना, समिति का जो गठन हुआ, वो जनवरी 1976 में हुआ था। संसद में जो गठन हुआ राजभाषा का समिति के माने एक कमेटी रहेगा, ताकि उनमें सुधार उधार करता रहेगा, कुछ गड़बड़ रहेगा तो कुछ को जोड़ना होगा तो जोड़ देगा, हटाना होगा तो हटा देगा। इस कमेटी का जो गठन हुआ 1976 में, कब हुई गठन? 1976 में इनकी गठन हो गई, जनवरी 1976। और देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। माने जोड़ने वाले, बहुत सारे लोग को जोड़ते हैं, कौन भाषा? हिंदी भाषा जोड़ते। कौन भाषा जोड़ते हैं? कोई पूछेगा हमारा राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। इस भाषा को कब अपनाई गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। कब अपनाई गई? और हिंदी दिवस मनाने की प्रावधान कब से शुरू की गई? 1953 से। कब से शुरू की गई? 1953 से। तो याद रहे, अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश बोल रहे हैं ना आपके सामने, तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश है तो जिस भाषा में आप बोल रहे हैं, यदि हम आपकी भाषा समझ रहे तो हमारा भी भाषा आप समझ। हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बात करेंगे, इसमें क्या बात है? हिंदी में होना चाहिए। डॉक्टर का पढ़ाई भी हिंदी में होना चाहिए। हरियाणा के सरकार शायद पहली बार जो है ना पढ़ाई जो है ना मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में करने के लिए बोला है। हरियाणा के सरकार, हरियाणा की शायद या पंजाब की शायद, हाँ हरियाणा की सरकार पहली बार बोली है कि हिंदी में होना चाहिए पढ़ाई। बिहार में देखिए, बिहार का जो है ना अजीब तरीका है। बिहार में तो और बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है भाषा के लेकर। भोजपुरी वाला अलगे है, मिथिला वाला अलगे है, मगही वाला अलगे है, सब अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बात। कथी कहे जी? ठीक है, तो सबके क्या है, अलग अलग बात, समझ गया। चलिए, हिंदी व्याकरण का कौन सा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी ग्रामर। क्या कहते हैं? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर।
ठीक है ना। हिंदी की ग्रामर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कौन से भाग पढ़ रहे हैं? शब्दों की रचना। क्या पढ़ रहे हैं? शब्दों की रचना। क्या पढ़ रहे हैं? यानी कि शब्द की रचना कैसे होती है। क्या होती है? शब्द की रचना कैसी होती है। तो कितने प्रकार से लिखे हैं? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से शब्द की रचना होती है। एक है उपसर्ग के माध्यम से, एक प्रत्यय, और एक क्या है? समास। क्या है? समास। अब समझ लेते हैं हम लोग कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है और समास का मतलब अर्थ क्या होता है। अब हम जरा देख लेते हैं ये प्रत्यय। उपसर्ग है ना, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग के इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अब जरा देख लेते हैं प्री का मतलब क्या होता है। प्री का अंग्रेजी हिसाब से समझते हैं। प्री मतलब बिफोर होता है। क्या होता है? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। और फिक्स मतलब क्या होता है? जुड़ना। फिक्स मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अर्थात इसी से हम लोग इसका परिभाषा निकालेंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के है। क्या बात है? जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या करता है? और अर्थ क्या करते हैं? बदल देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर मतलब पहले, और फिक्स मतलब जुड़ना। तो जो शब्द किसी शब्द के पहले, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर के क्या हो? जुड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? तो उपसर्ग का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? वह शब्दांश। क्या लिखेंगे? वह शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द पहले। बिफोर माने, प्री माने क्या लिखे हैं? बिफोर। बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है? पहले। किसी शब्द के पहले आकर, इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटा दे। चल, इस समझ गया ना इंग्लिश हिसाब से। प्री माने क्या होता है? बिफोर। और फिक्स का मतलब जुड़ना है। क्या होता है फिक्स मतलब? जुड़ना। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़े। क्या हो? जुड़े। और उस शब्द के ये बोलता है। ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है बाबू? जुड़े और उस शब्द के अर्थ बदल दे। क्या करे? अर्थ बदल दे। क्या करे? अर्थ बदल दे। उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए ऋषभ, समझ में आए बात? चलो, क्या कहता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आए, और इंग्लिश में इसको क्या लिखे थे? प्री और फिक्स। दूगो शब्द से जुड़ के बना है इंग्लिश हिसाब से। और प्री का मतलब इंग्लिश में क्या सिखाए थे? बिफोर। क्या? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ पहले। और फिक्स का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। फिक्स का मतलब जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो जो पहले आके जुड़ जाए या लग जाए वही शब्द दांश क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। अब हम कोई लिखेंगे ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग खोजेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे उपसर्ग लिखेंगे फिर शब्द को जोड़ेंगे। जैसे उपसर्ग में हम लोग लिखते हैं अप। क्या लिखे? अप। इसमें अगर जैसे, छोड़िए उपसर्ग पहले मत लिख, पहले कोई शब्द लिख के देखते हैं हम। क्या लिखेंगे? कोई शब्द। क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग लिखे मान। क्या लिखे? मान।
इससे पहले कोई जुड़ना है, आगे नहीं, पहले। तो यहाँ लिख लेंगे अप। तो क्या हो गया? मान का मतलब क्या होता है? वैल्यू देना, मानना, ठीक है ना, इज्जत करना। और अप जुड़ गया तो क्या हो गया? अपमान, माने बेइज्जती करना, इज्जत ना करना, लाइक ना करना, इग्नोर करना। इग्नोर करना दूर की बात, इग्नोर दूसरी बात। इग्नोर का मतलब है ना पसंद करते हैं ना अपमान करते हैं, ऐसे देखे छोड़ दिए, ये हुआ इग्नोर। क्या हुआ? इग्नोर। जैसे रास्ता पे कोई जा रहा है, कोई कुछ बोल दिया, गाली दे दिया और सुन दिए, ध्यान नहीं दिए, चलते बस, ये इग्नोर कहला है। और जिनमें इग्नोर की क्षमताएं रहती है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जिस इंसान में इग्नोर की क्षमताएं नहीं होती है, वो इंसान हरदम किसी न किसी झगड़ा में फंसा ही रहे। क्यों बोला, काहे बोला, क्यों बोला, हमें क्यों बोला, ये फरियाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे देखिए, अपमान लिखे, क्या लिखे? अपमान। अप पे जोड़ करके 3-4 शब्द बनाना है। कि क्या जोड़ के? अप जोड़ के ही। कैसे देख लेते हैं। अप जोड़ के ही अपमान हुआ, अप जोड़ के क्या होगा? अभी अभिमान। क्या हुआ? मान के आगे क्या जुड़ गया? अप जोड़ना है, अभिमान अलग चीज हो गया। जैसे लिखेंगे अपराध, क्या लिखेंगे? अपराध। क्या हुआ? राध के पीछे क्या लग गया? अपराध। क्या लग गया? अपराध। जैसे लिखेंगे शासन, क्या लिखेंगे? शासन। इसके पीछे क्या लगा देंगे हम लोग? अनुशासन। क्या लगाएंगे? अनुशासन। और अनु जोड़ के बनाना है शब्द, तो अनुकरण। क्या लिखेंगे? अनुकरण। क्या लिखेंगे? अनुमान। और क्या लिखेंगे? अनुमान। तो ऐसा ही शब्द लिख देगा। क्या लिखेगा? ऐसा ही शब्द। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं नीरस। क्या लिखते हैं? नीरस। क्या लिखे? इसमें बोलेंगे कौन उपसर्ग है, ठीक है ना। उपसर्ग को छाटिए। क्या बोलेगा? उपसर्ग को छाटिए। तो इसमें कौन उपसर्ग है बोलिए तो? निस। क्या है? क्या? नी। क्या? नी। अब समझ में आया बात को? अब समझ गया बात? जैसे हम लोग को बोलेगा अधि जो अधिनायक। क्या लिखे हम लोग? अधिनायक। देखिए नायक एक शब्द है। क्या है? नायक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हीरो। क्या कहते हैं? हीरो। हाई हीरो। नायक को क्या कहते हैं? हीरो। तो हीरो का मतलब हिंदी क्या होता है? नायक। क्या होता है? नायक। तो जो बहुत अच्छा आदमी होता है ना, सब कुछ स्टेबल होते हैं, शरीर से भी तंदुरुस्त हो, पैसे भी से भी तंदुरुस्त हो, और सारा चीज भरपूर हो, वही नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब अनु जोड़ के और शब्द बना सकते हैं। वाद के पीछे यदि हम लोग जोड़े तो क्या हो जाएगा? अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। जैसे अब जोड़ के बनाना है। क्या जोड़ के बनाना है? अब। तो अब इसके आगे क्या जोड़? अब है ये प्रत्यय, ये किसी शब्द के आगे पीछे जोड़ना है। क्या करना है? किसी शब्द के पीछे जोड़ना है। तो कैसे होगा? तो जैसे हम ये लोग यहाँ लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे? इसके पीछे जोड़ देते हैं अब। तो क्या हो गया? अब गुण। क्या हो गया? अब गुण। समझ में आ रहा है बात को? जैसे यहाँ लिखेंगे शान। क्या लिखेंगे? और यहाँ जोड़ लेंगे अब। तो क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे लिखेंगे अवज्ञा। क्या लिखेंगे? तो ज्ञा के पीछे क्या लग गया? अवज्ञा। अब लग गया। क्या लग गया? तो क्या बना? अब समझे? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अब समझे? इसके पीछे क्या जोड़ेंगे? रिक्त है। इसके पीछे यदि हम लोग जोड़ेंगे अति, तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। क्या हो जाएगा?
रिक्त का मतलब होता है खाली, अति जुड़ गया। अतिरिक्त का मतलब हो गया इसके अलावा। क्या हो गया? अर्थ बदला। रिक्त का मतलब क्या हो जाता है? खाली। क्या होता है? खाली। और अति जोड़ दिए तो क्या हो गए? अति रिक्त का मतलब इसके अलावा। क्या हुआ? आप उपसर्ग समझ गए? चलिए अब हम लोग पढ़ते पढ़े। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ते। ये किसके पहले आया था? पहले आया था ना शब्द के। ठीक इसके उल्टा करेंगे तो पहले के बाद उल्टा क्या होता है? बाद। तो बाद में आके ये शब्द जुड़ेगा। कहाँ आके जुड़ेगा? लास्ट में, अंत में। कहाँ आके? अंत में। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रत्यय। क्या पढ़ना है? प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? देखो, सफ का मतलब क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं हम लोग। सफ का मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर का हिंदी क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद का मतलब हुआ ट्रांसलेट करना। क्या करना? जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं ना, तो उसे अनुवाद करना होता है। क्या होता है? तो आफ्टर का अनुवाद हिंदी क्या होगा? बाद या अंत। क्या होगा? या अंत। क्या होगा? अंत। तो देखिए, और फिक्स का मतलब हम समझाए हैं। इसको इंग्लिश हिसाब से इसलिए समझाते हैं कि समझ में आए। क्या है? फिक्स का मतलब जुड़ना, और सफ का मतलब आफ्टर। आफ्टर का हिंदी अनुवाद बाद। क्या होगा? बाद। तो प्रत्यय का क्या पढ़ेंगे हम लोग? कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़ जाए और उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आके जुड़ते हैं, मानी लास्ट में आके जुड़ते हैं, और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, पहले वाले शब्द से अर्थ भिन्न कर देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद हुआ? चलिए, तो यहां लिखेंगे वह शब्दांश जो किसी हल्ला क्यों? अब चलिए, क्या हल्ला करती है अंजनी? क्या लिखिए? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अर्थ बदल देता है। प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे प्रत्यय हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय हुआ, यहाँ लिखेंगे बैया। क्या लिखेंगे? बैया। क्या लिखेंगे? बैया। इसके बाद हम लिखेंगे अन्ना। क्या लिखेंगे? अन्ना। क्या लिखेंगे? अन्ना। इसके बाद लिखेंगे आ। क्या लिखेंगे? आ। अब देखिए, किसी शब्द के अंत में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? अंत में। किस में जोड़ना है? तो जैसे लिखेंगे खे बैया। क्या लिखेंगे? खे बैया। तो खेबैया में क्या है? बैया। क्या कौन पढ़ते हैं? बैया। कौन पढ़ते हैं? बैया।
अब जरा देखिए, हम लोग अगला लिखेंगे वेदना। क्या लिखेंगे? वेदना। तो वेदना, वेदना, अन्ना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? खूब गौर से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। वेदना आ रहा है? कहिएगा कैसे, तो बता देते हैं। जैसे हम लोग द लिखते हैं ना, तो ये पूरा द हुआ। क्या हुआ? पूरा द। लेकिन यही कौन चीज से बना है? तो द हलंत जोर और लगल है। क्या है? तब ये द बना है। क्या बना है? इसीलिए वेद ना। तो आज अन्ना जुड़ल है। क्या जुड़ल है? क्या जुड़ल है? जैसे लिखेंगे इच्छा। क्या लिखेंगे? इच्छा। तो आ रहा है? क्या आ रहा है? पढ़ते समझ में आ रही बात को है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखिए, अब फिर इस साइड पढ़ते ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पढ़ते। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखते हैं पढ़ते। क्या लिखेंगे? चलिए, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं सब। क्या लिखते हैं? सब। पढ़ते ही लिखते हैं और किसी शब्द के आगे जाके जोड़ेंगे। अन्य। क्या है ये? अन्य। क्या है? अन्य। तो ये किसी शब्द के दर्शन हो गया। जैसे क्या हो गया? दर्शन। इसके अंत ऐसे जोड़ेंगे तो दर्शनीय हो गया। क्या हो गया? दर्शनीय। क्या हुआ? दर्शनीय। जैसे यहाँ सब लिखेंगे टीकाऊ। क्या लिखेंगे? टीकाऊ। इसमें बोलो कौन प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय लिखा है टिकाऊ। आऊ है। क्या है? कहिए का है तो ये आ क्या मात्रा है ना, आऊ है। तो क्या हो गया? आऊ। इसमें कौन प्रत्यय है? आऊ। यही पूछता है सवाल परीक्षा सब में कि टिकाऊ में कौन प्रत्यय है, छवैया में कौन प्रत्यय है? तो बैया। क्या है? बैया। कौन प्रत्यय है? बैया। अब हम लिखते हैं यहाँ सब खिलाड़ी। क्या लिखते हैं? अब बताइए इसमें कौन प्रत्यय है? आशीष, क्या बात है? क्या है? आरी। बात को पकड़ रहा है, अब समझ में आ रहा है। क्या है? आरी। अब समझ में आया कि नहीं आया है? आ रहा है बा। अब यहाँ लिखेंगे लड़का। क्या लिखेंगे? लड़का। इसमें प्रत्यय बताइए कौन है? लड़का में प्रत्यय कैसे निकालेंगे? लड़का। तो क्या होगा? ये आ क्या मात्रा है तो क्या होगा? आ का। क्या होगा? पूछेगा लड़का में कौन प्रत्यय है? आ का। प्रत्यय समझ में आया? देखो लड़ है, उसमें आका जुड़ गया तो क्या हो गया? लड़का। वास्तव में लड़का हरदम लड़ाकू होता है, केकरो से झगड़ा कर ले। ठीक है ना? भैया ये समझ में आई बात को? इसे पोत दे। हाँ कि नहीं पोते? हाँ मिटा दे। उतार लिया? उतार लिए हैं? चलिए तब तो बहादुर है। अब हम लोग से क्या रह गया? एक देखिए, छोटे छोटे बताएं क्यों जानते हैं? अभी आप लोग का क्लास क्या है? छोटा है। धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा जिस प्रकार उस प्रकार हम क्या करेंगे? इस सब को बढ़ाते चलेंगे एक के बार में। अब बीए वाला चीज अब ये जो पढ़िएगा तो दिक्कत है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। क्या पढ़ेंगे? समास। समास पढ़ के समास का भेद लिख के छोड़ देंगे। इससे आगे अगले दिन समझ में आएंगे। अब क्या है?
समास। क्या? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों क्या परे समास का कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद। अब समास की विशेषता पढ़ लेंगे, पहले समास को पढ़ लेते। दो या दो से अधिक पद मिला है कैसे, वो जरा समझ लेते हैं। जैसे लिखे यहाँ चिरी मार, क्या लिखेंगे? चिरी मार। सिर फोर, क्या लिखेंगे? सिर तोड़ लिख देते हैं, फोर मतलब सिर तोड़। तो देखिए चिरी का मतलब होता है चिड़िया, और मार का मतलब मारने वाला। दूगो पद जुड़ गया है। चिरी का मतलब क्या? चिड़िया, और मार का मतलब क्या है? मारने वाले। तो चिड़िया मारने वाले को क्या कहते हैं? चिरी मार कहते हैं। सिर तोड़ का मतलब सिर को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? सिर तोड़। क्या कहते हैं? सिर तोड़। क्या कहते हैं? जैसे हम लिखेंगे, एक लिखेंगे रोसैया। क्या लिखेंगे? रोसैया। इसी में जोड़ लेंगे रोसैया घर। तो देखो रोसैया माने खाना, और घर मतलब घर, खाना बनाने वाले घर को क्या कहते हैं? रसोईया। रसोई घर। दूगो पद जुड़ के बना एक पद है। चलिए फटाफट लिखते चलिए। लिख लिए। अब हम लोग समास की विशेषता पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? क्या पढ़ लेते हैं? समास की भेद पहले पढ़ लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। पहला भेद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जरा देख लो। पहला भेद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। दूसरा क्या पढ़ेंगे? कर्णधारे। क्या पढ़ेंगे? कर्णधारे। कर्णधारे के बाद तीसरा क्या है? बहुव्रीहि। 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 चौथा क्या है वो जरा देखते। बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व। पांचवा क्या हो गया वो जरा देखते हैं। द्वंद्व हो गया। पांचवा हो गया द्विंगु। द्विंगु। क्या हो गया? द्विंगु। द्विंगु। इसके बाद हो गया अवयवीय होता है। हाँ, अवयवी भाव। क्या हो गया? अवयवी भाव। क्या हो गया? तत्पुरुष क्रमधारे बहुव्रीहि द्वंद्व। इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व। द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। अवयवी भाव। क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास। कितने समास हो गए? अब समास की विशेषता क्या है तो जरा देखते हैं। समास में कई पदों का मेल होता है। पहली विशेषता क्या हुआ? पहली विशेषता क्या है? कई पदों का मेल। कई पद। दूसरी विशेषता है कई पद मिलके एक पद हो जाना। कई पद मिलके। पहली क्या है? कई पदों का मेल होता है। दूसरी विशेषता क्या है? कई पद मिलके एक पद हो जाना।
इनके बीच जो है ना समास के पदों के बीच विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। देखिए तो चिड़ी मार लिखे थे तो विभक्ति चिन्ह था। देख जैसे यहाँ लिखेंगे माता पिता, क्या लिखेंगे माता पिता, तो ऐसा देना पड़ता है। जैसे लिखेंगे भाई बहन, भाई बहन हो गया, तो देखिए ये विभक्ति चिन्ह हुआ, क्या हुआ अलग करने मतलब डाइस हो गया, ठीक है ना। तो ये चिन्ह समास में नहीं रहता है। जैसे लिखे थे ना चिड़ी मार, क्या लिखे थे चिड़ी मार, विभक्ति चिन्ह थे इनके बीच, चिड़ी के और मार के बीच, तो विभक्ति चिन्ह लुप्त रहती है। क्या रहती है, कभी कभी पद का अंतिम पद प्रधान होता है तो कभी पहला पद, कभी अंतिम पद प्रधान तो कभी पहला पद। मतलब देख लीजिए चिड़ी मार में चिड़ी मार, इसमें क्या होगा, ये पद होगा प्रधान तो ये पद होगा, यानी कि कभी ये पद हो सकता है प्रधान तो कभी ये पद हो सकता है। समझ गए, इसमें कौन पद प्रधान है, तो चिड़िया पद प्रधान कौन है, अब समझ में आया। समास, समास में क्या होता है, कई पदों का मेल, समास कई पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये सारे समास को अगले दिन समझेंगे, बट इतना पहले समझ में आना चाहिए, इन्हें कि एक के बार बाप बाप करके बहुते पढ़ लेना है।